नमस्कार, 6 बजे के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लेकर देश और दुनिया की बड़ी खबरें और इस वक्त जो बुलेटिन है, बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर पर एमएचए की जो दूसरी दौर की बैठक है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और साथ ही जम्मू कश्मीर पर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री का कड़ा रुख भी सामने आया है। कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लेवल पर खुफिया सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाए। आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। हम आपको बता दें, एमएचए की जो दूसरे लेवल की यानी कि सेकंड लेवल की जो मीटिंग थी, जो हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बैठक हुई है और इसमें बातचीत हुई। हम आपको बता दें, बातचीत में कहा गया है कि हर स्तर पर सख्त सुरक्षा बढ़ाई जाए और कड़ा रुख देखने को मिला है कि मीटिंग में कड़ा रुख अपनाया गया है और कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, ये आदेश दिए गए हैं। स्थानीय लेवल पर यानी कि लोकल लेवल पर खुफिया सुरक्षा का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से पुलिस निपटे, ये कह रही है। हम आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा निर्देश दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी बैठक हुई है। और दूसरे लेवल की एमएचए की ये बैठक थी जिसमें तमाम जो बड़े नेता आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, खुद अमित शाह गृह मंत्री हैं, एनएसए अजीत डोवल नजर आ रहे होंगे और साथ ही आपको तस्वीरों में हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपने कल की खबर हमने आपको दिखाई कैसे अजय कुमार जो कि राजस्थान के रहने वाले थे और अभी कुछ 2 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी और कैसे आतंकवादी ने उनके बैंक में घुसकर उन्हें गोली मार दी और उसके बाद लगातार ये जो टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसको रोकने के लिए ये हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें अमित शाह ने खुद इस मीटिंग में शिरकत की। उसकी मीटिंग की जो कमान है उन्होंने संभाली है और ऐसे में कई आदेश दिए गए हैं जल्दी से। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नमित त्यागी जुड़ चुके हैं। नमित, आप बताएं, क्योंकि आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और ऐसे में जो कड़ा रुख है और सख्त रुख है इस टीम ने अपनाया है, उसमें क्या बड़े कदम है? सबसे पहले बड़े कदम के बारे में आप बताइए। देखिए, बैठक तकरीबन 2 से ढाई घंटे चली और इस बैठक के अंदर जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़े अफसर थे वो मौजूद थे और साथ ही साथ एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्री की तरफ से साफ आदेश दिया गया कि चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी हो, जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं घाटी के अंदर, उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी इस बैठक के अंदर दी गई है कि जो स्थानीय लेवल पर खुफिया एजेंसियां हैं या फिर जो सुरक्षा का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले 26 दिनों के अंदर 8 से ज्यादा जो टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई हैं घाटी के अंदर। उसके बाद वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं या फिर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है इसके अंदर न केवल उनके अंदर इस भावना को सरकार को लाना होगा कि वो अभी भी वहां पर सुरक्षित है, इसके अलावा इस महीने के आखिरी में जो अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई कि आखिर वहां पर किस तरीके से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान केंद्र सरकार कराएगी। साथ ही साथ आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये कड़ा संदेश जो है वो अमित शाह की तरफ से दिया गया है और इस बैठक के अंदर ये भी बताया गया है कि जिन इलाकों के अंदर यानी कि घाटी के अंदर 8 से ज्यादा जो टारगेट किलिंग की गई है, किन किन इलाकों के अंदर वो किलिंग की गई है उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था का दायरा है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। इस बैठक के अंदर जो अधिकारी मौजूद थे, सीआरपीएफ के जो डीजी है वो भी इस बैठक में थे, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह वो भी इस बैठक के अंदर थे। इस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह को ये बताया गया कि इस पूरे मामले को लेकर जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है उसमें एंटी टेररिज्म ग्रिड को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ जो अभियान वहां पर सेना चलाते हैं लोकल स्तर पर, उस अभियान के अंदर जो है वो तेजी लाई जाएगी, ऐसा वहां पर जो जम्मू कश्मीर के डीजी हैं दिलबाग सिंह ने इस मीटिंग के अंदर कहा है। नमित जय, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी मैं। ये जो पूरा प्रकरण है, अगर हम 20-22 दिन पीछे चलें और देखें तो किस तरीके से लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनकी पूरी एक लगता है कि एक लिस्ट उनके उन आतंकवादियों के हाथ में है। उनको पता है कि ये 200 नाम है, ये 200 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो सरकारी विभाग है वहां पर तैनात है, और इन लोगों को कैसे टारगेट करना है, कैसे मारना है। और ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का हाथ है ये जो टारगेट किलिंग का पूरा माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल जो मैंने दिन में भी जानकारी दी थी कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये जो पूरी टारगेटिंग किलिंग की गई है पिछले 26 से 27 दिनों के अंदर, इसकी जो पूरी पटकथा है, पूरी प्लानिंग है, वो पीओके के अंदर रची गई है। यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनको टारगेटिंग किलिंग के तहत आतंकवादी उनकी हत्या करेंगे। लेकिन दूसरी एक सबसे अहम खबर यह भी है कि जो मैक्सिमम जो लोग हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं हिंदू समुदाय के घाटी के अंदर, वो ज्यादातर लोग अब जम्मू शिफ्ट हो गए हैं और वो लगातार पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर घाटी से जम्मू किया जाए या फिर ऐसी जगह जहां पर वो उनको सुरक्षा मिल सके। ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की पिछले कुछ दिनों में हत्याएं हुई हैं, ऐसे में जो घाटी के अंदर सरकारी कर्मचारी और खासतौर पर वो जो कि हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको कैसे केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, इस खबर पर आप बने रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की खबर बता देते हैं। दिल्ली में हिंदू जनजागृति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारू दत्त ने जानकारी दी है और कहा कि 12 जून से गोवा में दशम अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं इस अधिवेशन में समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल होंगे। यह अधिवेशन गोवा में 12 से लेकर 18 जून तक होगा। और इसी बीच रुक करेंगे कानपुर का, जहां पर आज पत्थरबाजी देखने को मिली है। 2 समुदाय 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी देखने को मिली, जबकि आज खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कानपुर के परेड चौक पर हंगामा हुआ और साथ ही पत्थरबाजी इस परेड चौक पर हुई है। 2 समुदाय में पत्थरबाजी जमकर हुई। जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने पर बवाल की खबर है। वहीं झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परेड चौराहे पर 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी की खबर आई है। जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने को लेकर यह पूरा का पूरा झगड़ा पनपा और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दोपहर की तस्वीर है कानपुर का वो इलाका, ये जिसे परेड चौराहा कहा जाता है। परेड चौराहा है ये, और परेड चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने को लेकर दोनों समुदाय में झड़प हो गई और उसके बाद झड़प इतना ज्यादा, ये जो लड़ाई थी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप देख सकते हैं कैसे दोनों ही गुट एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। हालांकि बाजार का ये पूरा का पूरे की पूरी तस्वीर है जिसमें दोनों ही तरफ दोनों ही समुदाय के लोग हैं और एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बाजार है ये, परेड चौक इसे कहा जाता है। और ये देखिए तस्वीरें कैसे जब झड़प हुआ होगा उस समय जो किस तरीके से लोग एक दूसरे से लड़े होंगे, उसके बाद पत्थरबाजी हुई होगी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि झड़प किस कदर हुई होगी, तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया होगा कि दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाने को आतुर हो गए होंगे। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिन के दिखा रहे हैं जब ये पूरा प्रकरण वहां हो रहा था। आज कानपुर के परेड चौराहे की यह घटना है जहां पर 2 समुदायों के बीच भयंकर झड़प की घटना देखने को मिली। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे दोनों ही समुदाय एक दूसरे को मारने पर आतुर हो गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां समय पर पहुंच गया और उसके बाद दोनों ही गुटों को शांत कराया गया। लेकिन इन सब में ये देखने वाली बात है, ये सामाजिक सौहार्द की भी बात है कि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह से पत्थरबाजी और झड़प की खबरें भी देखने को मिली है। और आज प्रधानमंत्री, हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और ऐसे में आज ही के दिन कानपुर के परेड चौराहे पर ये झड़प का पूरा जो मामला है वो भी देखने को मिला। जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं और सुनवा देते हैं जिस समय ये पूरा का पूरा मसला हो रहा था क्या कहना है लोगों का। स्थिति कंट्रोल नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपने नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है। लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का।
इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हालांकि आप तस्वीरों को देखकर माहौल समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे और अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे कि किस तरह का माहौल होगा। दोनों ही समुदाय एक दूसरे को मरने मारने को आतुर थे और ऐसे में जल्दी जल्दी से रुक कर लेंगे अपने संवाददाता की ओर। फोन लाइन पर हमारे साथ राहुल भदौरिया जुड़ चुके हैं और ऐसे में राहुल जी, आप खुद वहाँ मौजूद हैं। दोपहर का समय, जुमे की नमाज के बाद कहा गया कि बाजार को बंद कर दीजिए और उसके बाद ये झड़प कैसे शुरुआत हुई झड़प की, और आज खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे में, सबसे पहले इसका रुख कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर में जो हिंसा हुई है उसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा दोष नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक संगठन है जो संगठन है उसने एक पोस्टर जारी किया था कि वो 3 तारीख को ये आंदोलन करने वाले हैं जिसमें वो बाजार बंद करेंगे, और उसके बाद वो 3 तारीख को नहीं कर पाए तो 5 तारीख का उन्होंने आह्वान किया था। और कानपुर में प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि अगर इस तरीके के पोस्टर चिपकाए गए थे कानपुर में और इस तरीके से जो राष्ट्रपति को कानपुर आना था और प्रधानमंत्री जी को भी कानपुर देहात आना था, उसके बाद राष्ट्रपति जी को कानपुर नगर में एक दिन का कल जो है कल राष्ट्रपति कानपुर नगर में रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है कि इस तरीके के पोस्टर चिपकने के बावजूद प्रशासन ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया। और इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आज नमाज के बाद इस तरीके की हिंसा भड़की है, तो इस तरीके की जो मीटिंगें हुई इनको कैसे होने दिया गया, तो निश्चित रूप से कानपुर पुलिस पे एक ये बड़ा ही सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों होने दी। चलो बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता राहुल भदौरिया तमाम जानकारी दे रहे थे। और 2 तस्वीर आपको लगातार आज कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के निजी पैलेस में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर 6 और 7 जून को होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर एक रणनीति, एक खाका तैयार किया गया। वहीं पर बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता और साथ ही हमीरपुर संसदीय प्रभारी अजय राणा ने बताया कि पिछले 11 साल के बाद 6 और 7 जून को हमीरपुर में होने वाली प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमीरपुर में पिछले 11 वर्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ होने जा रही है। इसका आयोजन बस्सी पैलेस में होगा। 6 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक और कोर कमेटी की बैठक होगी और 7 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी स्थान पर बस्सी पैलेस में आयोजित की जा रही है। और इसमें हमारे उत्तर क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय सुदान सिंह जी होंगे और हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी और केंद्र में हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी, शांता जी मौजूद रहेंगे। विभिन्न सत्र होंगे और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी और मिशन रिपीट करेगी। उसकी तैयारी के अनुसार सभी सत्र होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज होके यहाँ से निकलेंगे। हमीरपुर में और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बाद खबर बिहार से है, जहां पर बिहार के पथ निर्माण को लेकर, उनके नीति को लेकर हमारे पास खबर आई है। रुक कर लेते हैं उस खबर का। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से न्यूज़ इंडिया से बातचीत की है और कहा है कि बिहार में सड़क और पुल में बेहतरीन काम हुआ है, तो वहीं जम्मू में मजदूर की हत्या पर आतंकियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, युवा हैं और जिस तरह से 8 साल आज पूरे हुए हैं, 8 साल में बीजेपी की सरकार ने, नितिन जी 8 साल में बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से आपने उपलब्धियां गिनाई, वैसे में कई सारी चीज़ें हैं आपने भी किया है पथ निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार को एक के बाद एक तोहफा दिया,
जो पटना बिहार में गंगा नदी पे एक पुल हुआ करता था पटना में, आज वहाँ पर आधा दर्जन से अधिक पुल बनने के तैयार खड़े हैं, कुछ बन भी गए हैं। पूरे बिहार में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बने थे तो 54,000 करोड़ का रोड सेक्टर में योजनाओं की घोषणा की थी, और आज हम जहां खड़े हैं करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और एक्सप्रेसवे जो अभी 5 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार को मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो करीब 35 से 40,000 करोड़ रुपये का एक्सप्रेसवे का नई योजना आ रही है। हम रोड सेक्टर्स में जो बड़े पैमाने पे जो ब्रिजेज थे अन्य नदियों पे, आज देश में जो बिहार सरकार ने जहां नदियों पे ब्रिज बनाए, आज केंद्र सरकार ने भी 2014 के बाद तमाम हर नदियों को, चाहे कोइलवर का ब्रिज आप देखिए जिस प्रकार से जाम होता था, आज उससे मुक्ति मिली। मुंगेर का ब्रिज जो काफ़ी लंबे समय से फंसा होता उसको निकला। तो कोसी नदी पर नया ब्रिज बन रहा है जो कि अब तक का देश का सबसे बड़ा ब्रिज है 10 किलोमीटर का। तो इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको उन्होंने बिहार में तोहफा के रूप में दिया, और हम कह सकते हैं जो उन्होंने कहा था उससे दुगुना दिया। अच्छा, एक सवाल होगा, कश्मीर में जिस तरह से जो बिहारी मजदूर हैं वो जहाँ जो आतंकी हैं जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है, और ये पाकिस्तान की गिदर भपकी है, और आतंकवादियों को जिस प्रकार से लगातार खदेड़ा जा रहा है, लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है, ये उनकी पीड़ा है। और इस प्रकार से कोई हमारे बिहारवासी का एक फिर घटना घटी है, हम लोग सब कोई उससे दुखी है, लेकिन देश पूरी तरह से कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों के साथ खड़ा है। माननीय गृह मंत्री जी लगातार उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, आज भी उसकी स्पेशल मीटिंग हो रही है, और तमाम जितने उग्रवादी वहाँ पर हैं एक एक को नाप कर पाकिस्तान भेजा जाएगा। यदि हमारे साथ नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार, उन्होंने कहा कि जो उपलब्धियां गिनाई गई 8 साल में मोदी सरकार ने बिहार के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी है, और ख़ासकर पथ निर्माण की बात की जाए, सड़क, पुल, पुलिया, और इसी तरह से लगातार विकास की धारा बहती रहेगी। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो पथ निर्माण मंत्री बिहार में क्या कुछ हुआ है वो गिनवा रहे थे, और साथ में ये भी कहा कि 8 साल इस बीजेपी के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। और साथ ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रखर होकर कहा कि गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हमारे देश के हिंदुओं पर कुछ आंच आती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस कमेटी की बात करते हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कांग्रेसियों ने राजधानी रांची के तपोवन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है, और साथ ही हवन भी करवाया है। पार्टी नेता आलोक कुमार दुबे और साथ ही लाल किशोर नाथ नामदेव के नेतृत्व में पूजा की गई। तो वहीं कोरोना संक्रमित कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। और अब उस खबर की कर लेते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में रही। बात आईएएस पूजा सिंघल की करेंगे। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। रांची के ईडी जोनल ऑफिसर में डीएमओ और साथ ही डीटीओ से पूछताछ हो रही है। तो वहीं प्रेम प्रकाश एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। खास बात यह है इन सब में कि ईडी दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों में इतना खौफ है कि वो बाइक और स्कूटी से फाइल लेकर पहुंच रहे हैं ताकि वो किसी के नजर में ना आ सके। यहां आपको एक बार फिर से अपडेट देते चलें कि ईडी ने छापेमारी करके आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास से 17 करोड़ नगद बरामद किया था, जिसके बाद आगे की कार्यवाही करते हुए पूजा सिंघल और साथ ही उनके सीए सुमन कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और एक और खबर बिहार की ही है जो कि शराबबंदी को लेकर है, और ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल पीआर देखते हैं, और ऐसे में उनकी कंपनी आईपैक, उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर राजधानी पटना से सटे हाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं बिहार में साल
2016 से शराब पीने और इसकी बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से धड़ल्ले से पूरे बिहार में ये शराब बेची जा रही है और लोग लेकर पी रहे हैं, उस पर प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल पीआर उनका आईपैक है, उनके जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा, जमकर उन्होंने नीतीश कुमार को लताड़ भी लगाई है। और अब बिहार के बाद रुक कर लेते हैं सीधे पंजाब पर, जहां सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इससे पता चलता है कि हत्या के लिए इस्तेमाल बोलेरो हरियाणा से पंजाब के मानसा जिले पहुंची थी। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूरे देश की नजर इस वक्त सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड पे है और लगातार हम आपको बता दें, पूरा देश और पंजाब के लोग यही चाह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में वो मेन शख्स जिसने गोली चलाई थी उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि हम आपको यहां अपडेट देते चले कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने ये पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उन्होंने कहा है कि मेरे ही गैंग के लड़कों ने गोली चलाई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। उसके बाद पंजाब के लोगों की जो कानून व्यवस्था पर जो विश्वास था वो थोड़ा सा डगमगाया है। उनका यही कहना है कि आखिर जब सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरा था, उसके बावजूद उनको जो प्रोटेक्शन दी गई थी, जो सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, वो अचानक से हटा क्यों ली गई। और ऐसे में अब तमाम खींचतान और साथ में उगाबून की जो स्थिति है वो अभी भी उगापू की स्थिति है, वो अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। लोग संदेह की नजर से हर एक दूसरे को देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर की बात जो कि दिल्ली से हमारे पास आ रही है। दिल्ली में 5 जून को आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों पर आम आदमी पार्टी का ऐलान, पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। एक बार जल्दी से अपडेट आपको दे दें, आम आदमी पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी 5 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी अपने तमाम समर्थकों के साथ। और ऐसे में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर तमाम कार्यकर्ता जो उनके आम आदमी पार्टी के हैं उनके साथ वो जंतर मंतर पर बैठेगी। केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है। और ऐसे में हम आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। ऐसे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा था कि ये जो वक्त है, इस वक्त में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने का है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह ऐलान हो जाता है कि 5 जून को आम आदमी पार्टी समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा 5 तारीख को। जम्मू कश्मीर में आतंकी जिस तरीके से लगातार कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार को घेरने की ये कोशिश है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर पर 5 जून को। इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर नमित त्यागी जुड़ चुके हैं। नमित, 5 तारीख को आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। अभी हम बात कर ही रहे थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पूरी एक लिस्ट है। और ऐसे में जो तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार निशाना साध रही थी। और आम आदमी पार्टी तो अब जंतर मंतर पर 5 तारीख को उतर जाएगी केंद्र सरकार को घेरने के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हालात फिलहाल बने हुए हैं उसको लेकर जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं। कुछ देर पहले ही जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि 5 जून को यानी कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है। और केंद्र सरकार का घोर विरोध करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति घाटी के अंदर देखी गई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। और कल भी हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि लगातार वहां पर कश्मीरी पंडित
पंडितों पर जो हमले हो रहे हैं, उनकी टारगेटिंग किलिंग की जा रही है, उसके खिलाफ सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। नमित त्यागी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में हम आपको बता दें एक बार फिर से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया तमाम समर्थकों के साथ 5 तारीख को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को लगातार जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आखिर इस पर कब रोक लगेगी और साथ ही कश्मीर के लोगों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जो इस वक्त चल रहा है, उसे कैसे एक बार फिर से वहां उन लोगों के अंदर कैसे विश्वास बहाल कर पाएगी सरकार, उसको लेकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।